सभी को नमस्कार। भूगोल के इस सत्र में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने नियतिवाद के बारे में बात करी थी। आज बात करेंगे संभववाद पर। नियतिवाद में मैंने आपको बताया था कि नियतिवाद के जो विचारधारा के लोग हैं वो प्रकृति को सर्वोपरि मानते हैं, प्रकृति को दैवीय रूप मानते हैं, मानव को उसके अनुरूप अपने आप को ढालना होता है। लेकिन जैसे जैसे मानव ने अपनी तकनीक को बढ़ाया, मानव ने अपने विवेक से, अपने चिंतन से, अपनी कौशलता से अपने आप को प्रोग्रेसिव करते हुए, इनोवेटिव आइडियाज क्रिएट करते हुए उसने प्रकृति के जो संसाधन है उसको अपने अनुसार उपयोग करने के लिए जो तकनीकी या विचारधारा या थॉट्स उसके दिमाग में आए उसको समर्थन करने वाले लोगों को संभववाद कहा गया। संभववाद मानव भूगोल की एक प्रमुख विचारधारा है जो मानव पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या में मानव के प्रयत्नों और जो क्रिया है उसको अधिक महत्व देता है, जबकि नियतिवाद में प्रकृति की जो सर्वोपरिता और प्रमुखता थी उसके स्थान पर यहाँ मानव के जो कार्य है, मानव की जो क्रिया है उसको अधिक महत्व देने की बात कहते हैं। 20वीं शताब्दी के पूर्व सर्वप्रथम फ्रांसीसी जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने मानव की स्वतंत्रता और उसके कार्य कुशलता पर बल दिया। मनुष्य पर प्राकृतिक शक्तियों का नियंत्रण बताने वाले जो लोग हैं, नियतिवादी लोग हैं, उनकी कड़ी आलोचना की और उनका मानना है, अर्थात संभववादी विचारधारा के लोगों का मानना है कि मनुष्य पर्यावरण पर एक शक्तिशाली कारक है या मनुष्य पर्यावरण का एक शक्तिशाली कारक है, एज ए दास के रूप में नहीं है, जो अपने क्रियाकलापों के द्वारा, अपने विचारधारा के द्वारा, अपने मस्तिष्क के द्वारा प्राकृतिक भूदृश्यों में जो हमें प्राकृतिक लैंडस्केप दिखाई दे रहा है हमारे चारों ओर, उसमें और सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण कर सकता है। ग्राम, नगर, रेल मार्ग है, सड़क है, पुल है, नहर बनाई है, खेत में खेती करने का काम, फिर बागानी करने का काम, कारखाने जो मानव ने निर्मित किए हैं वो आदि मनुष्य की कुशलता और क्रियाकलापों का ही परिणाम है। मानव ने जो भी ये चीजें क्रिएट करी है, अपने आसपास एक अपना खुद का ऑरा बनाया है, मानव के द्वारा जो भी निर्मित किया है वो सब सांस्कृतिक पर्यावरण में निर्मित माना जाता है। उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि मानव ने धीरे धीरे प्रकृति को अपने अनुसार बनाने की कोशिश करी है। अतः मानव शक्ति की अवहेलना नहीं की जा सकती। मनुष्य के प्रयत्नों और क्रियाकलापों की प्रधानता प्रदान करने वाली जो विचारधारा है उसको संभववाद के नाम से जाना जाने लगा। संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो फ्रांसीसी विद्वान लुसियन फेवरे, फ्रांसीसी के एक फेमस विद्वान रहे हैं लुसियन फेवरे ने सन 1922 में उन्होंने इस विचारधारा को सर्वप्रथम अपनी पुस्तक ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में सर्वप्रथम इसकी व्याख्या करी और उन्होंने कहा, फेवरे ने कहा कि प्राकृतिक पर्यावरण की अपेक्षा जो मानव के प्रयत्न है, मानव के कार्य हैं उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए या उन्होंने दी। संभववाद को स्पष्ट करते हुए फेवरे महोदय ने कहा था कि कहीं भी अनिवार्यता नहीं है, कहीं भी कंपलसरी चीज नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि बहुत नेसेसरी चीजें हो जो हमको करनी पड़े, कहीं भी अनिवार्यता नहीं है, बल्कि सर्वत्र संभावनाएं मौजूद हैं। पूरे प्रकृति ने, पूरे प्राकृतिक संसाधनों में सर्वमान या अनिवार्यता नहीं है, वहां सभी जगह संभावनाएं मौजूद है। मनुष्य इन संभावनाओं के स्वामी के रूप में उनके प्रयोग करके उनमें निर्णायक भूमिका निभा सकता है। दोबारा आप इस सेंटेंस को याद रखें क्योंकि ये पूछा जाता है कि ये सेंटेंस किसने कहा, ये विचारधारा किसकी है।
ये आपको याद रखना चाहिए। दोबारा सुन लें, कहीं भी अनिवार्यता नहीं है और प्रकृति में सर्वत्र संभावनाएं मौजूद हैं। मनुष्य इन संभावनाओं के स्वामी के रूप में उनका प्रयोग करके निर्णायक भूमिका निभा सकता है। संभववादी विचारधारा के विकास का जो केंद्र था वो फ्रांस था, जहां 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्रुन्स, जब से पहले फेब्रे महोदय हो गया, फेब्रे ने शब्द दिया था इसलिए, उसके बाद में ब्लास महोदय थे, उसके बाद में ब्रुन्स, डिमांजिया आदि जो भूगोलविद थे, इन्होंने इसका जोरदार समर्थन किया और इसका संभववाद का प्रतिपादन भी किया। रेडजेल और ब्लास दोनों ने पार्थिव एकता के सिद्धांत में अटूट विश्वास दिखाया था, किंतु उन्होंने मानव और पर्यावरण के संबंधों के विषय में दोनों के मत एक दूसरे से अलग थे। रेडजेल की आस्था प्रकृति में थी। रेडजेल महोदय प्रकृति को सपोर्ट करते थे, अर्थात उनका झुकाव नियतिवाद, पर्यावरणवाद की ओर था। लेकिन उनकी जो शिष्या थी शैम्पुल, वो तो प्रकृतिवाद या नियतिवाद की कठोर समर्थन में थी। वे जीवन, जो रेडजेल है वो आस्था प्रकृति में रखते थे, लेकिन वो जीवन के प्रत्येक समस्या का हल प्रकृति में ही ढूंढते थे। ये उनका झुकाव निश्चयवाद की ओर दिखाता है। लेकिन इसके विपरीत जो बाइडल डी ला ब्लास हैं, जो मानव भूगोल के जनक भी माने जाते हैं, संभववाद के जनक भी माने जाते हैं, बाइडल डी ला ब्लास महोदय ने मनुष्य को प्राथमिकता देने का कार्य किया। उसके अनुसार मनुष्य स्वयं समस्या और हल दोनों ही है। प्रकृति उसकी उपदेशिका मात्र है। प्रकृति सिर्फ उसकी उपदेशिका मात्र है। ब्लास ने कहा था, मनुष्य के विवेक, कौशल और क्रियाकलापों के आधार पर, महत्वपूर्ण समझ के आधार पर मानव शक्ति में आस्था रखते हुए ये कहा कि वह किसी भी तरह से प्रकृति के अधीन नहीं है, क्योंकि संभावनाएं हर जगह मौजूद है और उसका प्रयोग करने के लिए सब जगह उन्होंने अपने आप को फिट पाया। क्योंकि ब्लास महोदय ने प्रकृति का हमेशा से सपोर्ट किया। उसके अनुसार मनुष्य के लिए प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं हो सकता। एक प्रकृति एक सलाह दे सकती है, एक डायरेक्शन बता सकती है, उससे अधिक नहीं हो सकता। क्योंकि मानव इतना विवेकशील है, मानव में इतना दिमाग है, मानव इतना चिंतनशील है, जिससे वह प्रकृति में परिवर्तन कर सके और अपने आप को उसके अनुसार ढाल सके। ब्लास की भांति ही ब्रुन्स और डिमांजिया दोनों ने ही मानवीय प्रयत्नों को और कार्यकलापों को अधिक बल दिया। ब्रुन्स जो महोदय थे, ब्रुन्स ने मनुष्य और उसके कार्यों को प्रमुखता प्रदान की। इसी कड़ी में संभववाद के समर्थन में अमेरिकी भूगोलविद ईसा बोमेन का नाम बहुत उल्लेखनीय है। उन्होंने प्राकृतिक पर्यावरण पर मानव समाज के स्वरूप में जो निर्धारित नहीं कर सकता, क्योंकि मानव ने खुद ने बहुत सारी जो गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियां, सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, वो खुद ने क्रिएट करी है। मानव ने शिक्षा, रंगमंच, खेल आदि की व्यवस्था अपने बेस पर करी है। मनुष्य ने सहारा मरुस्थल में भी ऐसे कृत्रिम आधारों को, कृत्रिम टूल्स को, उपकरण को आविष्कार किया है, जिससे वह प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते। इस प्रकार से संभववाद के समर्थकों का मत ये रहा है कि मनुष्य में इतनी शक्ति, कौशल या चिंतन या विद्वानता या विद्वता है कि वह प्रकृति के नियंत्रण में नहीं रह सकता, क्योंकि वह प्रकृति को अपनी आवश्यकता जो आवश्यकता है अपनी आवश्यकता के अनुरूप मोड़ लेना या परिवर्तित करने में समर्थन रखता है या उसका समर्थित क्षमता रखता है। उनका यह भी मानना है, जो हमारे संभववादी लोग हैं, उनका यह भी मानना है कि मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर मनुष्य अपनी संपूर्ण क्षमता और विवेक का
उचित उपयोग कर ले तो मानव कदापि प्रकृति के नियंत्रण में नहीं आएगा। हालांकि इस विचारधारा का भी आलोचना हुई। संभववादी विचारधाराओं की जो मानना है वो मनुष्य को सर्वशक्तिमान और प्रकृति पर विजेता सिद्ध करने का जो प्रयास है वो निश्चय ही अतिशयोक्तिपूर्ण है, क्योंकि आज भी मानव पूरी तरह से प्रकृति को अपने अनुसार नहीं चला सकता। अगर ज्वालामुखी या भूकंप आता है तो मानव ऐसा खड़ा हो जाएगा, मानव कुछ भी नहीं कर सकता। मनुष्य ने वैज्ञानिक और तकनीकों का विकास बढ़ाने के चक्कर में या चाहने के चक्कर में प्रकृति के साथ में बहुत सारी छेड़खानी कर दी है। इस वजह से प्रकृति पर अपना पूर्णतः आधिपत्य जमाने की कोशिश के प्रयास में मनुष्य ने असंतुलन पैदा कर दिया है। और अनुपयुक्त होगा इस जगह कहना मुझे कि मानव आज भी प्रकृति के ऊपर सर्वोपरि नहीं है। वर्तमान में भी जैसे कोरोना एक वायरस आया तो पूरा मानव जाति इसके प्रभाव में, इसके दबाव में आ गया और किसी भी तरह का उपाय अभी भी मानव को समस्या का हल अभी तक नहीं हो पाया। इसलिए संभववाद और नियतिवाद दोनों ही विचारधाराएं एक लेवल पर जाकर ये दोनों नेगेटिव या नकारात्मक होती है, लेकिन कुछ हद तक मानव ने प्रकृति को अपने अनुसार ढालने की कोशिश अवश्य करी है। ठीक है, तो ये संभववाद का जो विचारधारा थी इसके बारे में हमने बात करी। नेक्स्ट क्लास में हम नवनियतिवाद या नव पर्यावरणवाद के बारे में बात करेंगे। और आपको होम टास्क दिया जाता है कि आपको घर बैठ के ये देखना है कि मानव ने संभववाद के लिए क्या क्या नवीनतम आयाम प्राप्त करे। क्या आपको लगता है कि आप संभववाद के सपोर्ट में हो, क्या आपको लगता है कि आप नियतिवाद के सपोर्ट में हो। ये आपका होमवर्क है, आप इसको करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।